गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को आज 10 सितंबर करंट अफेयर के साथ स्वागत करता हूं। आपको 9 सितंबर का करंट नहीं गया, इसके लिए चिंता ना करें। आपको 10 सितंबर में ही दोनों ऐड कर दिया गया है। 9 सितंबर और 10 सितंबर दोनों को ऐड करके मैं एक वीडियो दे रहा हूं। आपको चिंता नहीं करना है, आपको टोटल करंट हम देंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए जितना मैं करवा रहा हूं उतना करते रहें। आपको अगस्त का भी बहुत सारा वीडियो चला गया है, लगभग सभी अगस्त हम करवा चुके हैं। स्टैटिक जीके करवा दिए, ओलंपिक करवा दिए और सितंबर चल रहा है तो ये सब मैं करवा दूंगा। जो है वो क्वेश्चन लाकर आपके पास देना ये मेरी जिम्मेवारी है। हम अपना जिम्मेवारी को पूरा करूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, इसको बार बार जब भी समय मिले तो आप इसको देखते रहें, तो आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा। तो आप भी अपना जो है वो कर्म करते रहें तो आपकी सफलता निश्चित होगी। तो मैं जो है वो आज 9 सितंबर और 10 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे। सिर्फ ये ना 10 सितंबर का है, आपका 9 सितंबर का भी जो करंट था उसको मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ, इसीलिए क्वेश्चन लगभग आज ज़्यादा भी है आपका बोर्ड पे। तो इसलिए आप आइए इसको देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले मैं फिर से आप सभी को एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके आप सभी इस क्लास को शेयर करें। और आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं क्या कहता है आज का प्रश्न। तो कह रहा है एक नंबर कि भारतमाला परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। भारतमाला परियोजना के तहत देश के पहले इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, ध्यान रखेंगे, देश के पहले इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया आपका बाड़मेर में, ध्यान रखिएगा। बाड़मेर राजस्थान में है, राजस्थान में आपका इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ध्यान रखेंगे। और आपका सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखेंगे। यानी कि आपका इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बाड़मेर राजस्थान। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किस योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया? तो भारत माला योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। और ये कह रहा है कि कौन से नेशनल हाईवे पे? तो नेशनल हाईवे 925, ध्यान रखेंगे, नेशनल हाईवे 925 पर भारत का पहला राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। यानी कि नेशनल हाईवे 925 इस पे वायुसेना अपना इमरजेंसी विमान उतार सकता है। और ऐसा करने वाला ये पहला नेशनल हाईवे 925 बना जिस पर भारतीय वायुसेना अपना इमरजेंसी वायुयान को लैंडिंग करवा सकता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत किसके तहत हुआ? तो भारतमाला परियोजना के तहत किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया आपका श्रीनगर में, ध्यान रखेंगे। श्रीनगर में इसका सम्मेलन का जो है वो उद्घाटन किया गया। और इसमें शामिल थे, आपका उद्घाटन किए विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा ये आपका सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। कहां पर? तो श्रीनगर में। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है वो युवा उद्यमशीलता से है, यानी कि युवाओं को उद्यम बनाने के लिए, व्यापार के लिए उन्हें काफी जागरूक करने के लिए आपका बिजनेस ब्लास्टर लाया। किसने? तो दिल्ली के केजरीवाल सरकार के द्वारा लाया गया, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के केजरीवाल सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स लाया गया। इसमें है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 11th 12th में, उनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप जो है वो बिजनेस की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो आपको सरकार जो है फैसिलिटी भी देगी। और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आपका बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को लाया है दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया आपका 7 सितंबर 2021 को। और इसका लॉन्च किए हैं हमारे पीएम मोदी ने।
पीएम मोदी के द्वारा आपका विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया और इसका संबंध है शिक्षा से। इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति कोई भी अगर एक सरकारी स्कूल को एडॉप्ट करना चाहता है और उसको जो है उस पर अपना इन्वेस्ट यानी कि दान करना चाहता है, दान इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दान कर सकता है और उससे उस स्कूल की स्थिति और सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है, अपने अनुसार उस स्कूल को आप ढाल सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति एक स्कूल को चयन करके उस स्कूल में अपना दान दे सकते हैं और उस तरह से उस स्कूल को की ऊंचाई जो है वो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो इस तरह से वो काफ़ी अच्छा स्कूल हो सकता है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक स्कूल को वो ले सकता है और उस तरह से वो स्कूल काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से इसका संबंध किससे है, तो शिक्षा से संबंध है। और इसको उद्घाटन या लॉन्च किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की फैसला लिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला आपका लिया है तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिया गया और ये आपका ई रामास्वामी पेरियार के जन्म दिवस है 17 सितंबर को, जिन्हें द्रविड़ आंदोलन का पिता कहा जाता है ई रामास्वामी पेरियार को। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को तमिलनाडु के सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय दिवस मनाने की फैसला लिया गया है। तमिलनाडु सरकार अभी वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं और इन्होंने ही इसका निर्णय लिया है। ये किस पार्टी से है, तो डीएमके पार्टी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा डीएमके, और इस बार मुख्यमंत्री बने हैं और जो है इनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा, ऐसा जो है वो रिपोर्ट बताता है। अभी साल भर से कुछ ज्यादा हो रहा है इनका कार्यकाल। तो इस तरह से 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किसने लिया, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की आयात निर्यात एक्जिम बैंक, आप लोग नाम सुने होंगे, इसके एमडी हर्ष भूपेंद्र बंगारी को बनाया गया, ध्यान रखिएगा हर्ष भूपेंद्र बंगारी को आपका आयात निर्यात बैंक का एमडी नियुक्त किया गया। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पराग कैलेंडर, काफी महत्वपूर्ण है, पराग कैलेंडर विकसित किया है, इसका आंसर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ इसका आंसर होगा। पराग आप लोग नाम सुने होंगे, पराग देखते हैं कि फूल से पराग निकलता है और उसे एक पुष्प से निकल के दूसरे पुष्प पर जाता है और जिसके बाद फूलों में निषेचन होता है, इसके बाद उसमें अंडाशय का विकास होता है, या बायो में पढ़े होंगे। तो इसी तरह से उस पर नजर बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ सरकार के द्वारा पराग कैलेंडर विकसित किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चंडीगढ़ के द्वारा पराग कैलेंडर विकसित किया गया, पीसी विकसित किया गया, जिससे नजर रखेंगे आप जो है वो परागन फूलों पे बहुत सारे माध्यम से, वायु परागन होता है, कीट परागन होता है, तो ये सब परागन कैसे होता है उस पर जो है उसके बारे में जो है अच्छा से जानने के लिए, नजर रखने के लिए पराग कैलेंडर लॉन्च किया, घोषित किया है, विकसित किया है किसने, तो चंडीगढ़ ने, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है और परागन जो है वो फूलों पे होते रहता है, इसके फलस्वरूप ही फूलों में निषेचन होता है, उसके बाद जो है अंडाशय का विकास होता है। अगला देखेंगे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे दिया गया, तो INS हंस को, ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, INS हंस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया और इसको किसने दिया, तो हमारे राष्ट्रपति अभी कोविंद साहब हैं, तो राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा INS हंस को कौन सा अवार्ड, तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया और इसकी प्रारंभ 1951 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1951 ईस्वी में ये आपका शुरुआत किया गया था प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड और इस बार का INS हंस को राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है किसने, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये है अभी आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यही है, ध्यान रखेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया जो स्वच्छ वायु से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कह भी रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नजर रखना, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया और इसको किसने लॉन्च किया, तो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। अगला है 10 नंबर कि भारत 56C
295 मेगावाट 56C 295 मेगावाट परिवहन विमान खरीदने की मंजूरी दी। यानी कि ये आपका विमान है, इस नंबर का ध्यान रखिए, इतना मेगावाट का जो आपका खरीदेगा स्पेन से भारत और इसको विकसित करेगा मेक इन इंडिया के तहत, ध्यान रखिएगा। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्पेन ने आपका इस विमान को खरीदने का मंजूरी दिया है। किससे? तो स्पेन से, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पहले भारतीय मूल के नागरिक, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया हेमंत जी धन जी को, आपका जो पहले भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निजी नौकरियां में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? निजी नौकरियां में आरक्षण देने वाले, यानी कि अपने राज्यों को 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, ये आपका तीसरा राज्य बना है, ध्यान रखिएगा, झारखंड आपका तीसरा राज्य बना। इससे पहले अगर देखेंगे तो पहला स्थान पर हरियाणा है, ध्यान रखेंगे आप, हरियाणा, और दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान पे झारखंड बना, जो निजी नौकरी में आरक्षण देने का जो है वो देश का तीसरा राज्य बना है, जिसमें 75% अपने यहाँ के लोगों को ही नौकरियां प्रदान करेगी। इस तरह से ये ध्यान रखेंगे आप। तीसरा राज्य कौन बना? तो झारखंड, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। अगला है इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया गया, ओवरऑल कैटेगरी में आपका सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा IIT मद्रास आपका सर्वश्रेष्ठ रहा, और अगर फर्स्ट रैंक में, और दूसरा में अगर देखेंगे तो IIT बेंगलोर, इसमें आपका बेंगलुरु दूसरा स्थान पे रहा है ओवरऑल कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ स्थान में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्थान पे IIT मद्रास और सेकंड पे IIT बेंगलुरु है। इसको जारी किया है हमारे शिक्षा मंत्री, कौन है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये आपका इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास है और सेकंड पे IIT बेंगलोर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र शुरू किया, यानी कि कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र शुरू किया है, किसने? तो इसका आंसर आपका आइसलैंड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, आइसलैंड के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे तो आज जो है थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि 9 सितंबर वाला भी क्वेश्चन है और आज 10 सितंबर वाला भी क्वेश्चन है, तो हम दोनों देख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है देखते रहें। इसके अलावा भी अगस्त का सभी वीडियो गया हुआ है, उसको भी देखते रहें, और स्टैटिक जीके का भी आपका 4 वीडियो चला गया है, उसको भी देखते रहें। अभी जो है फोल्क डांस हम डाल दिए हैं, आपका टोटल नृत्य शैली हम पढ़ा चुके हैं उस पर, तो आप उसको देखें, क्योंकि हर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, तो आप उसको देखेंगे तो आपका परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए आप उसको देखते रहें और जो है वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि G20 काफी चर्चा में है, G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, तो भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? आने वाला परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हमारे वाणिज्य एवं ये उद्योग मंत्री कौन है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया G20 के लिए भारत का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पहले आपका रेल मंत्री थे, लेकिन रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को बना दिया गया, और ये अभी आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, जिन्हें G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। और शेरपा कह रहा है कि शेरपा क्या होता है? तो शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, यानी कि G20 में जितने सदस्य देश होंगे उनके नेताओं के प्रतिनिधि कौन होंगे? तो शेरपा होंगे, और इनका जो है वो शिखर सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाते हैं, यानी कि शिखर सम्मेलन जो होता है उसमें जो मुख्य एजेंडा होता है उसमें समन्वय बनाना आपका शेरपा का ही कार्य है। और इस तरह से शेरपा किसे बनाया गया? तो पीयूष गोयल को बनाया गया है G20 के लिए भारत का शेरपा। और भारत 1 दिसंबर 2022 से
G20 का अध्यक्षता करेगा। आपको पता है कि 2023 के G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को ही करना है और इस तरह से 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत करेगा और 2023 में शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। यानी कि 2023 में शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा और इसके लिए 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत को मिलेगी। 2021 में अभी आपको पता है कि इटली में इसका मेजबानी होने वाला है, चल भी रहा है। इसका जो है कुछ संस्था का हुआ है, जबकि अभी इसका अध्यक्ष अभी जो है वो अभी अब कुछ बाकी भी है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि G20 का 2021 का सम्मेलन इटली, 2022 में इसका सम्मेलन इंडोनेशिया में होने वाला है और 2023 का सम्मेलन आपका भारत में होने वाला है। तो भारत के लिए शेरपा किसे बनाया गया? तो पीयूष गोयल को। भारत कह रहा है कि G20 में 1999 में G20 के गठन से इसका सदस्य, यानी कि G20 का गठन 1999 में हुआ और उसी समय से भारत इसका सदस्य है और 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2024 तक भारत G20 का ट्रोइका का हिस्सा होगा। ट्रोइका का हिस्सा होगा। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका होता है कि जो देश अगर प्रतिनिधित्व करता है इस सम्मेलन का, उससे 1 वर्ष पहले और उसके 1 वर्ष बाद तक इस कमिटी का यानी कि G20 का ट्रोइका नियुक्त किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि दोनों सभी देशों के बीच आपसी समन्वय के लेकर ये आपका कार्य करता है ट्रोइका। तो इस तरह से भारत 2023 में इसका जो है 2023 में इसकी अध्यक्षता मिला है। तो 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2024 यानी कि 1 साल पहले और 1 साल बाद तक इसका ट्रोइका का हिस्सा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो G20 में जीडीपी का 80% यानी कि टोटल विश्व के जीडीपी का 80% हिस्सा आपका जो है वो G20 देशों में है। ठीक है, वैश्विक व्यापार का 75%, समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये, और वैश्विक आबादी के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है आपका G20। यानी कि जीडीपी के 80%, वैश्विक व्यापार के 75% और वैश्विक आबादी के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो G20। और G20 में आपका टोटल 20 देश है, जिसमें 19 देश हैं और एक देखा जाए तो आपका यूरोपीय यूनियन में जो भी कंट्री आते हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से विकसित और विकासशील देशों की ये संस्था है G20, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो एक सम्मेलन हम लोग देख लिए, दूसरा सम्मेलन अब है ब्रिक्स। तो 13वें ब्रिक्स की अध्यक्षता आपका हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम मोदी के द्वारा आपका 13वें ब्रिक्स की अध्यक्षता किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये ब्रिक्स आपको बहुत बार हम बता चुके हैं कि ब्रिक्स जो है इसमें आपका टोटल 5 देश हैं। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका, टोटल 5 देश है। और 2021 का मेजबानी भारत को मिला है, 2022 का मेजबानी चीन को मिलेगा, 2023 का साउथ अफ्रीका, फिर 2024 में भी। तो ऐसे ही शुरू होता है, 2020 में रूस में किया गया था। तो इस तरह से क्रम से इसके देशों को मेजबानी मिलता है। और इस बार भारत इसकी अध्यक्षता किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इससे पहले भी 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 2009 में इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था तो रूस में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ? तो पहले ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक ही था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसमें आपका 2010 में शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसका इस बार का विषय है ब्रिक्स निरंतरता, समेकन और आत्मसहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग। काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार ब्रिक्स का इस 15 का मतलब है कि 15वीं वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है ब्रिक्स का, इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी हम देखे थे कि ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसमें अभी देखे थे कि 3 देश शामिल हुआ था, UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे। अभी हाल ही के 2-3 दिन पहले वाला वीडियो में देखे हैं हम लोग, नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर उसमें देखिएगा। इसका अपना एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आपका ये 3 देश शामिल हुए थे, UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वो बैंक अपने में इसका विस्तार कर रहा है, इसी के क्रम में 3 देशों को शामिल किया था, जो ब्रिक्स का अपना बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया गया। जबकि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है?
तो 9 सितंबर को मनाया जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर यानी कि भारतीय टीम का मार्गदर्शक किसे नियुक्त किया गया। तो आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और इसमें भारतीय टीम का मार्गदर्शक कौन बन सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं। तो एम एस धोनी आपका ध्यान रखिएगा, एम एस धोनी को मार्गदर्शक नियुक्त किया गया क्योंकि 2007 के T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में आपका वनडे वर्ल्ड कप जीता था, इसलिए इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तरफ से भारतीय टीम का मार्गदर्शक किसे नियुक्त किया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जबकि ये 2020 में ही संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सिर्फ आपका देखते हैं कि ये आईपीएल खेलते हैं। अगला है कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल आपका जो है, अब 3 राज्यपाल चेंज हो गए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरजीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया, ध्यान रखिएगा। बेबी रानी मौर्य को अभी 2 दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि बेबी रानी मौर्य इस्तीफा दे दी थी उत्तराखंड के राज्यपाल पद से, तो उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरजीत सिंह को बनाया गया जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो गुरजीत सिंह आपका उत्तराखंड के राज्यपाल होंगे। इसके अलावा परिवर्तन देखने के लिए मिला कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु से हटाकर पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे। और इसके अलावा आर एन रवि जो अपने बिहटा के हैं, ठीक है, बिहटा के आपके आर एन रवि हैं, उनको नागालैंड से उठाकर तमिलनाडु भेज दिया गया, यानी कि सीधे नॉर्थ ईस्ट से उठाकर सीधे नीचे रख दिया गया तमिलनाडु में। ठीक है, आर एन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इस तरह से आज का जो है ये राज्यपाल आज चेंज हुए, तो देख लीजिएगा आप लोग इसको। और इस तरह से आज के हम महत्वपूर्ण बिंदु को देखें जो भी आपके परीक्षा के में आने वाले दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, उसको हम लोग देख लिए। आप भी इसको देखें, नोट्स बनाएं और बार बार सुनते रहें ताकि आपको ये प्रश्न याद रहे और परीक्षा में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो। तो इसलिए एक भी वीडियो देखने से न चुके, हर वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, जब भी समय मिले तो पीछे वाला बैक रिवीजन करते रहें वीडियो देखकर, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसी तरह से आप तैयारी करते रहें और मैं क्वेश्चन आपको ला कर देते रहूँगा, आप चिंता ना करें, आपको सभी प्रश्न मिलेगा। अगर गैप होता है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं वो करवा दूँगा, आज भी करवा दिया, कल वाला, तो इस तरह से आगे भी करवाएंगे और ऐसे ही वीडियो जाते रहेगा, आप देखते रहें और इसको शेयर करते रहें। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।